हेलो क्लास नाइन्थ। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस, और हमने इस चैप्टर में ये देखा पंजाब में कैसे मिलिटेंसी हुई और वो छोटी सी बात धीरे धीरे करके बड़ी होती गई और ऑपरेशन ब्लू स्टार तक पहुंची। और बाद इसी की वजह से इंदिरा गांधी का मर्डर कर दिया उन्हीं के दो सिख बॉडीगार्ड्स ने। उसके बाद सिखों के अगेंस्ट पूरे देश में, खासकर दिल्ली में दंगे भड़के, इसमें हजारों सिख मारे गए। तो ये जो घटनाएं हैं ये आपस में जुड़ी हैं। पंजाब में आतंकवाद, खालिस्तान का बनना, फिर खात्मा होना भिंडरावाले का, अमृतसर में सेना का जाना गोल्डन टेम्पल में, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी का मर्डर होना, फिर का कत्लेआम होना दिल्ली में खासकर। तो ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हैं। अब हम देखते हैं, ये तो पंजाब में मतलब एक टेंशन कम रहा कई सालों तक। अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ। तो ये प्रॉब्लम्स थी जिसको इंडिया ये चैलेंजेस को हम फेस करते रहे, कभी पंजाब में कभी नॉर्थ ईस्ट में। तो अगला चैलेंज इंडिपेंडेंस के बाद से हमें क्या मिला? अगला चैलेंज मिला नॉर्थ ईस्ट में। अब यहाँ पे देखिए टोटल 8 स्टेट हैं: आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। अगर आप सिक्किम को साइड कर दें, क्योंकि सिक्किम थोड़ा पहले पड़ जाता है, तो बाकी को 7 सिस्टर्स कहते हैं। अब इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया टच ईच ऑफ द स्टेट्स टू द वेराइंग एक्सटेंट। दीज स्टेट्स आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू एथनिसिटी, लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। अब ये सारे स्टेट अलग अलग हैं, इनका सबका अपना कल्चर है, अपना एथनिसिटी माने अपना एथनिक कंपोजिशन है, एक सामाजिक सरोकार, एक नॉट सरोकार, समाज का ताना बाना, भाषा अलग है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, आदरणीय परम पूज्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आजाद भारत के, उन्होंने बीड़ा उठाया कि सारे ट्राइब्स को मेन स्ट्रीम के कंट्री के साथ जोड़ेंगे, माने इन आदिवासियों को उनके हिसाब से। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1954 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, उसका नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, NEFA, नीफा, कंप्राइजिंग ऑफ द टेरिटरीज ऑन द सीनो इंडियन बॉर्डर। अब ये सीनो मतलब क्या है? सीनो माने चाइना, सीनो माने चाइना, तो चाइना और इंडियन बॉर्डर भी उसमें आ रहा। एंड द ट्रैवल एरियाज टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ आसाम, जो ट्रैवल के आदिवासी जाति हैं जो आसाम के एरिया थे वो भी इसमें आ रहे। नेहरू ने पोजीशन ले ली, क्या लड़ने की? नहीं, विकास करने की। शांति शांति शांति, अहिंसा परमो धर्मा। एक्चुअली उनको नोबेल प्राइज चाहिए था पीस का, तो हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे, तब तक चाइना ने अटैक कर दिया। तो गांधी भक्त थे, अच्छी बात है, लेकिन अगर सामने दुश्मन लड़ने को तैयार है और आप उसको कहो नहीं नहीं अहिंसा परमो धर्मा, ये कैसे काम चलेगा? तो अब आप सबसे ज्यादा सॉफ्ट हो जाओगे तो लोग आपको दबाएंगे, और वही चीन ने हमारे साथ किया और आज भी कर रहा है। लेकिन अभी नेहरू का दौर चला गया। नेहरू टुक द पोजीशन ब्रिंगिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स इन दीज पार्ट्स व्हाइल प्रिजर्विंग देयर कल्चर। उनके कल्चर का ध्यान रखते हुए नेहरू जी ने कहा इनका डेवलपमेंट करो। उनको स्पेशल प्रोविजंस दिए कि, और जो शेड्यूल दिया वो 6 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जगह दी। 65 में उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव इस एरिया के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ तैयार किया, और जिसका काम था नॉर्थ ईस्ट को ही देखना। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको देखती थी। यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जबकि इंटरनल मैटर है, और उसको एक्सटर्नल अफेयर्स को दे दिया कि भैया एक्सटर्नल वाले तुम लोग देखो इसको। बाद में नेशनल काउंसिल बना दी गई 1971 में। was supposed to advise the central government regarding aspects of common interest in the economic and social spheres, interstate transport, electricity, food control। तो कई साल लगे। तो 54 में नीफा बना दिया ऑन पेपर, करते रहो थोड़ा 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 थोड़ा। 54 से 65 तक
सो 54 में बनाया नीफा और 65 तक उनका बना जाके एक 6 शेड्यूल उनको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दे पाए। ये समय लग रहा है भाई, 9 साल लग गए, क्या हो गया। फिर 71 तक नॉर्थ ईस्ट की काउंसिल बन पाई। अब 71 के बाद कॉमन इंटरेस्ट, भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, सोशल डेवलपमेंट करेंगे, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, तो सब चीज़ें बहुत आराम आराम से देश में होती रही, प्रगति होती रही और धीरे धीरे आराम आराम से होती रही। कि एक तरफ नेहरू जी कहते थे आराम हराम है, और एक तरफ धीरे धीरे सारी प्रगति वो कराते रहते थे, है ना। बहुत स्पीड में नहीं भागना था। तो उनके बाद उनकी बेटी बनी, उनके कांग्रेस के लोगों ने रूल करते रहे कई सालों तक। अभी फिर बीजेपी फिर आ गई लाइमलाइट में। तो कांग्रेस ने ऐसा नहीं डेवलपमेंट नहीं किया है, बस थोड़ा स्पीड थोड़ी सी कम थी और थोड़ा समय देख सकते हैं आप 1954 से 65 से 71 में तब जाके बात शुरू हुई कि भाई इलेक्ट्रिसिटी देनी है, फ्लड कंट्रोल करना है, नॉट फूड नहीं है, मैंने गलत पढ़ा था, ये फ्लड कंट्रोल है, क्योंकि आसाम में बहुत आती है। ट्रांसपोर्ट करेंगे, इंटरेस्टेड, ये सब चीज़ें मतलब आई कि करना है, ठीक है। अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, 1971 तक की बात कर रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा स्टेट आता है मिजोरम। अब मिजोरम में देखिए क्या होता है। अब जो यहाँ के ट्राइब्स थे उनकी अपनी पुराना उनका इतिहास है, और जब इंडिया आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या दिया, उनको ऑटोनॉमी देके गए कि आप इंडिया के साथ ज्वाइन हो या ना हो। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने सबको एग्री किया। लेकिन तो भी इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, द गवर्नमेंट गिव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी टू द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मीजो मेजॉरिटी एरियाज ऑफ लुसाई हिल्स। व्हेन द स्टेट्स reorganizations commission was appointed in 1954, the expectations of the people in this area grew. Mizo leaders started demanding an autonomous Mizo province. और उन्होंने कहते नहीं, हमको भाई शुरू में अलग रखा है, हम अलग ही रहेंगे और मिजो प्रोविंस दे दो हमें, हमारे पर कोई रूल नहीं करेंगे, हम तो अपने आप अपना खुद रूल कर लेंगे। In 1959 the territory of Mizoram experienced severe drought. फिर उनको अकाल पड़ गया। During the famine, Mizo leader लादेंगा सर्व द कॉमन पीपल अलॉट। मिजो लीडर लादेंगा ने काफी काम किया लोगों के लिए। उन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट बना दिया। अब देखिए भारत सरकार से हेल्प कम जा पा रही, आराम आराम से काम होता है, एक तरफ आराम हराम भी है लेकिन आराम आराम से काम हो रहा है। तो वहाँ का भाई जो लोकल लीडर था उसने हेल्प की लोगों की और वो पॉपुलर हो गया। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प करती उनको या उनसे कहती ठीक है अपना राज चलाओ, जो नहीं चला पाते तो वापस अपने पास हमारे पास आ जाते। लेकिन ये भी था कि शायद वो किसी और कंट्री के साथ मर्ज हो जाते, वो भी प्रॉब्लम थी। तो ये सब बड़े डिप्लोमेटिक चीज़ें, बड़ी इट्स नॉट वेरी इजी टास्क। तो उन्होंने जैसे कुछ गलतियां हुई हैं लेकिन बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, जैसा बुक आपकी बता रही है। अब लादेंगे ने क्या बनाया, एमएनएफ बनाया। एमएनएफ का मतलब है मिजो नेशनल फ्रंट, और उन्होंने कहा ग्रेटर मिजोरम चाहिए, इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए, और उसमें त्रिपुरा भी आएगा, मणिपुर भी आएगा और लुसाहिल तो आएगा ही आएगा। तो एक तरह से डिमांड हो गई, बनेगा हमारा बड़ा मिजोरम, ग्रेटर मिजोरम, जिसमें हमको मणिपुर, जिसमें चाहिए त्रिपुरा, और जिसमें मिजोरम तो चाहिए, लुसाहिल तो चाहिए। तो एक आदमी धीरे धीरे लीडर बनता जा रहा है, और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के इग्नोरेंस की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, और वो इतना आगे चला जाता है। तो लुसाहिल तो छोड़िए, लुसाहिल तक तो दिया गया था, तो उसने आगे तक बोल दिया मिजोरम तो नहीं चाहिए, और भी चीजें चाहिए, त्रिपुरा भी चाहिए, मणिपुर भी चाहिए। चालू हो गई इंसर्जेंसी। अब ये इंसर्जेंसी क्या है, इंसर्जी का मतलब है एक तरह से देशद्रोह, राजद्रोह, कि अब जिस देश में रह रहे हैं उसी देश से करेंगे, हम अलग देश बनाएंगे। बना लो भैया, सब लोग अपने अपने देश बना लो, हर 5 किलोमीटर पे एक नया देश इंडिया में। इस तरह की जो विचारधाराएं थी, उनको खाद पानी कौन दे रहा था। देखिए मैंने बिल्कुल अभी नहीं कहा कि इसको खाद पानी इंडियन नेशनल कांग्रेस दे रही थी। मेरा कांग्रेस और बीजेपी से दूर दूर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इग्नोरेंस तो था, जिसकी वजह से इस तरह के जो सेपरेटिस्ट थे, चाहे जम्मू कश्मीर में, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, कहीं भी, उनका गवर्नमेंट के इग्नोरेंस की वजह से उनको लोकल लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। और जब सपोर्ट मिलेगा तो लो हल्ला मच गया, हल्ला बोल। In March 1966, Mizo National Front announced the emergence of independent Mizoram, और अनाउंस भी कर दिया कि आज से मिजोरम आजाद। वो भी कौन कौन, ग्रेटर मिजोरम, त्रिपुरा भी गया, मणिपुर भी गया, मिजोरम भी गया।
और साले तो आराम कर रहे थे क्योंकि 62 की वार हुई थी, बेचारे थक गए थे बहुत। मिजो नेशनल फ्रंट अनाउंस द इमरजेंसी ऑफ, क्योंकि वो तो लड़ने गए थे, फोर्स लड़ रही थी, लेकिन थक तो गए ना, डिसीजन लिया, इसी कमरे में बैठ के डिस्कस किया होगा। ठीक है। अब मार्च 1966 में उन्होंने अनाउंस कर दिया भाई बन गया इंडिपेंडेंट मिजोरम, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रेस्ट ऑफ कंट्री से उनका कोई मतलब नहीं। अब इंदिरा गांधी जी थी उस समय। हैंडल द सिचुएशन फॉर्मली एंड सप्रेस द रिबेलियन। अब इंदिरा गांधी आ गई, जब ऐसी डिमांड तो उन्होंने इसको सप्रेस किया, रिबेलियन विद्रोह को। कैसे किया? प्यार से, या थोड़ा लगा दी आर्मी को बस, तो लोग तो और नाराज होंगे, आग तो जली रही है, आग में और घी डाल दो तो क्या होगा, आग तो और जलेगी। अब पीसफुल निगोशिएशन हो सकता था। प्रॉब्लम जब हम बनता है ना, कभी चोट लगती है शरीर में तो हम क्या करते हैं, हम उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेते हैं, उस पर डिटॉल डाल लेते हैं, डॉक्टर को दिखा लेते हैं यार, है ना। मतलब इनिशियल लेवल पे हम उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। और नहीं, हम तो बोले नहीं नहीं यार अभी अभी तक कुछ नहीं यार, छोटी सी चोट है, फिर वो बढ़ने लगती है, घाव नासूर बन जाता है। और जब घाव नासूर बन जाता है तो फिर लोग कहते हैं यार इसको तो काट दो, जैसे पाकिस्तान को अलग कर दिया, पाकिस्तान को काट दिया कि भाई ले जाओ, जाओ भाई वो अपना देश। तो यहाँ भी सिचुएशन वही आ गई थी, यानी जो चीजें जब स्टार्ट हुई तो उनको रोका जा सकता था, लेकिन दिल्ली बहुत दूर है, मिजोरम भी बहुत दूर है, मोबाइल भी नहीं था तब, तो इंटरनेट भी इतने अच्छी स्पीड, 5G 4G तो छोड़िए, 3G 2G भी नहीं था, इंटरनेट था ही नहीं शायद। ऐसा भी हो सकता है, चेक कर लो भाई गूगल में, 72 में इंटरनेट था कि नहीं था दुनिया में या इंडिया में। ठीक है, मुझे बता देना बाद में व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलो, अब तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, उसको सप्रेस किया। सप्रेस का मतलब ये होता है विद्रोह को दबा दिया। कैसे? पावर के साथ। तो आग में घी पड़ गया। व्हेन द सिचुएशन काम डाउन इन 72, अब भैया सिचुएशन काम डाउन भी हो गई, इंदिरा गांधी ने भाई काम डाउन हो गई। द मिजो मेजोरिटी एरिया वाज गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी, और उसको बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। भाई अब तुम राज्य नहीं रहोगे, क्योंकि राज्य रहोगे तो तुम देश बनना चाहते हो, तो आज से तुम केंद्र शासित देश हो। फिर राजीव गांधी का टाइम आया 85 में, उन्होंने एग्रीमेंट किया मिजो नेशनल फ्रंट के साथ में, और मिजोरम को एक स्टेटस दे दिया। किस चीज का स्टेटस दिया? कि भैया तुम फुल फ्लैज स्टेट हो, पूर्ण स्वतंत्रता है, तुमको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और लदेंगा जी जब हुए थे भैया, लीडर घूम रहे थे, उनको कहा बन जाओ भैया तुम सीएम, तुम भी खुश रहो, नेता बनना चाहते हो, चेहरे बैठना, बनो राजा, तुम छोटे राजा हम बड़े राजा। तो राजीव गांधी ने आखिरकार लदेंगा जी को बना दिया सीएम, और इन्हीं महाशय को अगर पहले ही सीएम बना देते तो कन्फ्लिक्ट ही नहीं होता, है ना। तो ये कहानी तो आपको आ गई होगी समझ में। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है पंजाब। पंजाब में तो पूरा एक 30 मिनट का वीडियो चला गया था ना, काफी कहानियां थी उसमें, कहानी का इवेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं। और अभी हमने डिस्कस किया, मैंने बहुत ही सार्केस्टिक अंदाज में पढ़ा दिया है, थोड़ा कमेंट करते हुए व्यंग के तौर पे मैंने मिजोरम के टॉपिक को पढ़ा दिया है। अब है नागालैंड का टॉपिक। अब कहानी वही सेम टू सेम, बस नाम और कैरेक्टर्स बदल जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है नागालैंड में। नागालैंड माने नागा ट्राइब, नागा जनजाति रहती थी नॉर्थ ईस्ट में। अब ये मार्शल ट्राइब है, मार्शल माने थोड़ा सा लड़ाकू। The Naga tribe had settled in the eastern Himalayas and Naga Hills border areas of Assam and Myanmar. In 1946, some educated Naga youth established an organization called Naga National Council. अभी जब बन रहे थे, चाहे यहाँ पे बन रहा हो मिजो नेशनल फ्रंट बन रहा, देखो कहाँ गया मिजो नेशनल फ्रंट, ये MNF, और चाहे यहाँ पे बन रहा हो NMNC, तो ये सब एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे थे, यानी जंगल आग फैल रही थी, और दिल्ली तो शांत बैठी थी। उस जमाने में कांग्रेस का ही रूल था, और जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती थी तो थोड़ा एक्शन ले लेते थे, जैसे पंजाब में एक्शन लिया। पंजाब में प्रॉब्लम जब बहुत ज्यादा बढ़ गई, आग ज्यादा ही लग गई, तो फिर पानी डाला और उसके कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़े। मिजोरम में भी वही हुआ, अभी नागालैंड में वही होने जा रहा है। और यहाँ बन गई NMC बन गई, नागा नेशनल काउंसिल। और इन्होंने भी डिमांड कर दी वही पुरानी वाली, क्या सी डिमांड? नागालैंड बनेगा इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी अलग कंट्री बनेगा, सारी आजादी चाहिए हमें, पूरी सबको आजादी चाहिए, हर 5 किलोमीटर पर ले लो भैया देश बना दो, इंडिया तो रखो ही मत, सब लोग अपना अपना देश बना लो, अपने घर में देश बना लो, तुम्हारे घर में तुम्हारा देश है। क्या पागलपन चल रहा था, ये कौन इसको हवा दे रहा था? कोई हवा दे रहा था तो कोई कान में तेल डाल के बैठा था। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे रोकते हैं, मैं थोड़ा एक सांस लेता हूँ, फिर से शुरू करते हैं इस टॉपिक को।
तो भाई हम लोग बात कर रहे थे नागालैंड के बारे में। नागालैंड अनाउंस कर दिया, क्या अनाउंस कर दिया कि भाई हमें भी चाहिए फ्री स्टेट। स्टेट का मतलब ही था देश, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाया, नागा नेशनल काउंसिल, एंड दे मेड अ डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ नागालैंड। दे वर लेड बाय आगाम जापू पिजो। 54 में नागा नेशनल काउंसिल ने अनाउंस कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ नागालैंड। पहले स्टेट फिर इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ नागालैंड। फेडरेशन का मतलब क्या, और भी छोटे मोटे सब मिला के। और भाई स्किर्मिश स्टार्ट हो गया, लोकल नागा का और सोल्जर्स का जो असम राइफल के थे, यानी धक्का मुक्की कुश्ती कुश्ता। गन फायर नहीं हो रहा है, लेकिन रोज रोज टस्सर लाठी चार्ज, वो मार रहे हैं, वो पत्थर फेंक रहे, शुरू हो गया वहां भी। आखिरकार फिर मिलिट्री बुलाओ। मिलिट्री एक्शन वाज टेकन टू सप्रेस द स्कर्मिशेस का धक्का मुक्की डिशुम डिशुम, ठीक है। अब एक तरह से टसल हो गई। तो अब हिंदी लोगों को पसंद नहीं करते थे वो लोग, पूरे नॉर्थ ईस्ट में। कई जगहों पर तो हिंदी लोगों को उतार के बसों से मार दिया गया, किसी भी मतलब इंडिया के किसी भी पार्ट का हो। और खासकर बिहार के मजदूर बेचारे वहाँ काम करने जाते थे फैक्ट्रियों में, वो मारा जाने लगा। और या किसी स्टेट का कोई पढ़ा लिखा, महाराष्ट्र का, गुजरात का कोई भी हो, वो लोकल नहीं है, मार दो। तो इस तरह का आतंकवाद चालू हो गया वहां पे। बन गया ऑर्गेनाइजेशन उल्फा, बोडो, और ये पता नहीं क्या क्या बनता चला गया। और ये सब क्यों हो रहा है, नाक के नीचे हो रहा है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट सोती रहे, टाइम नहीं था ना, दिल्ली बहुत दूर थी। अब क्या होता है, फिर जब प्रॉब्लम बढ़ गई है तो बात करनी पड़ेगी। तो नागा नेशनल काउंसिल के लीडर को बुलाओ, उनसे बात करो। तो खून बह रहा है, लोग मर रहे हैं। और आखिर में फाइनली वही चीज जो क्या किया, जैसे लदेंगा को बना दिया सीएम स्टेट का, ऐसे यहाँ भी बना देंगे। इनके लीडर्स को गवर्नमेंट में कोई बड़ा पद दे देंगे या उनको सीएम बना देंगे। लेकिन यार ये काम पहले कर देते, है ना, उनके ऊपर थोड़ा टेंशन देते, तो ये सब होता ही नहीं। तो हिस्ट्री से हम सीखते हैं, लेसन ले सकते हैं। वही लेसन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको काम आएगा। अगर आप कभी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठेंगे, पोस्ट पे, तो आपको पता होगा कि हमें सबको लेके चलना है, सबका ध्यान रखना है, वरना एक ना एक तो कोई बागी हो ही जाएगा। और एक बागी होगा तो उसको देख के 10-12 और बागी हो जाएंगे, और सिचुएशन इतनी खराब हो जाएगी कि ऑफिस आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। तो जब कोई एक या दो बागी है तभी एक्शन ले लो, उनको समझा लो, अपने पाले में मिला लो। नहीं मिल रहे तो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ उनके लिए, और वरना नहीं, उनको इग्नोर करते रहोगे तो प्रॉब्लम तो बढ़ती रहेगी। फिर डिशुम डिशुम होती रही, लोग मरते रहे, ये सब होता रहा, छोटा मोटी घटनाएं बढ़ती रही, आतंकवादी संगठन भी बढ़ गए, वोडो उल्फा ये सब। लेकिन कोई बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हुआ, लेकिन छोटे मोटे स्केल पे सब वायलेंस होता रहा। फिर Nagaland was made a full-fledged state on 1st December 1963 by putting together the Naga majority territory and the part of Tuenshain। इनको मिला के बना दिया हमने नागा, एक फुल स्टेट बना दिया। भाई नागालैंड बन गया, स्टेट बन गया। अब फेडरेशन वेडरेशन मत मांगो, देश मत मांगो, स्टेट है। और जो लीडर थे उनको बना दिया उस नागालैंड का सीएम, जो कुछ गवर्नर बना दो, कुछ भी बना दो, सबको खुश कर दिया। लेकिन थोड़ा इसमें भी थोड़ा आराम आराम से किया, लेकिन किया। फाइनली अंत भला तो सब भला, है ना। अब आती है बात आसाम की। असम में 83 में देर वॉज एन इंटेंस एजिटेशन स्टेज बाय एन ऑल आसामी स्टूडेंट्स यूनियन एंड असम गंगा संग्राम परिषद। 83 में एकदम से वहां पे गुस्सा हो गया लोगों में, जो स्टूडेंट यूनियन थी और जो गंगा संग्राम परिषद के लोग थे। अभी गुस्सा क्यों हुआ, गुस्सा इसलिए हुआ कि बंगाली तो घुसते चले आ रहे हैं। अब बात समझिए, बंगाली कहाँ रहते हैं, वेस्ट बंगाल में रहते हैं। उन बंगाली की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है जो बांग्लादेशी आ रहे थे, जिनमें हिंदू भी हैं और मुस्लिम ज्यादा हैं, और वो चले आ रहे हैं इंडिया में क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम थी। अभी भी वहां पे प्रॉब्लम है, गरीबी है, बहुत ज्यादा डेंसिटी है। इंडिया उनके लिए एक बेटर ऑप्शन होता है, तो यहाँ जॉब के लिए, पैसे कमाने के लिए आ जाते हैं। और हमारा बॉर्डर ओपन है, अभी तो थोड़ा सील कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने, वरना तो आते रहो, हमारे पास बहुत ही खाने को, आ जाओ, सब लोग आ जाओ, सबको खिला देंगे। भले हम भूखे रहे लेकिन हम सबको खिलाएंगे, आ जाओ, पाकिस्तान से भी लोग आओ, बांग्लादेश से भी आ जाओ, सब लोग आ जाओ,
आसपास के जितने मुल्क हैं, इंडिया बहुत बड़ा है, सबको रोटी खिला देंगे और हम भले भूखे सो जाएंगे। तभी तो एनआरसी आया, सीए आया कि भैया ऐसे अब नहीं सबको आने देंगे। लेकिन लोग चिल्लाएंगे नहीं 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 चाहिए सीए, नहीं चाहिए एनआरसी। अरे भाई बुला लो सबको, पाकिस्तान को बुला लो, अफगानिस्तान को बुला लो, सबको बुला लो अपने देश में और खिलाओ उनको बैठ के, आप भले भूखे मर जाओ, बाद में वही तुम्हारा गला काट देंगे। तो हमको बंगाली माइग्रेंट हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन उनको उन्हीं के देश में हेल्प करनी थी। भाई बांग्लादेश में प्रॉब्लम है, हम अनाज भेज देंगे, हम आपको पैसे की मदद करेंगे, हम आपको लोन देंगे, आपके यहाँ सड़कें बनाएंगे, आपके यहाँ रेलवे बनाएंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन भाई आपके लोग आपके देश में रहो ना, देश अलग है, ये कोई प्रदेश बात नहीं हो रही है, एक प्रदेश से लोग उधर चले गए, वो तो देश ही अलग बन गया ना। बांग्लादेश एक अलग देश है, और वहाँ के जो बहुत सारे बंगाली आते रहे और आसपास के सबसे बड़े आसाम में ही वो जाके मर्ज हुए, क्योंकि आसाम एक सबसे बड़ा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश के बाद। अगर आप देखें आसपास दोनों का एरिया लगभग बराबरी आता है नॉर्थ ईस्ट में, आसाम का लैंड भी बड़ा फर्टाइल है, तो सब पहुंच गए वहाँ पे। अब ये लोग नाराज हो रहे लोकल लोग, अरे यार ये सब बाहर के लोग बस जाएंगे तो हम तो माइनॉरिटी में आ जाएंगे। और आज भी वहाँ पे ये प्रॉब्लम है, अभी भी बहुत प्रॉब्लम सीरियस है लोकल लोगों में, दे डोंट लाइक ईच अदर। जो माइग्रेंट्स आए हैं उनकी बड़ी आबादी हो गई है, और जो आसामी हैं वो माइनॉरिटी में हो रहे हैं, रोज टसल होता है, मर्डर वर्डर होते रहते हैं। फिर 85 में जो हमारे राजीव गांधी जी थे, उन्होंने, अब देखिए 83 में प्रॉब्लम हुई, 85 तक राजीव गांधी के अटेंशन में आ गए, 2 साल में बात आ गई उनके अटेंशन में। पीएम राजीव गांधी जी ने सेंट्रल होम मिनिस्टर जी को, शंकर राव चौहान को, और बोला भाई कुछ करो भाई, इनका असामी लीडर्स प्रफुल्ल कुमार मोहंतो को साइन किया इन एकॉर्ड कि भाई एक एकॉर्ड करते हैं, और किया कि भाई इट वाज डिसाइडेड टू सेंड द बांग्लादेश सिटीजन हु हैड इन्फ्लेटेड इन असम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेसेस, उनको वापस भेजेंगे, ऐसा किया। फिर 86 में इलेक्शन आ गया, अब वोट चाहिए, और असम लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ प्रफुल्ल कुमार मोहंतो और जो गंगा परिषद, सॉरी गना परिषद, नॉट गंगा परिषद, ये गना परिषद है, बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर। अब भाई बन गए प्रफुल्ल कुमार मोहंतो जी, क्या बन गए, सीएम बन गए। सब सीएम ही बन रहे हैं, आपने देखा होगा मिजोरम में नेताजी उठे, फिर ये कौन था, नागालैंड में नेताजी उठे, असम में नेता, सब सीएम बन के खुश। लोकल लोगों की प्रॉब्लम, हाँ वो तो जैसी थी वैसे रही। तो फायदा किसका हुआ, जो गरीब की आवाज उठाता है वही तो अमीर बन जाता है। यही तो इस देश का सौभाग्य है। अब दुर्भाग्य है कि सौभाग्य वो आप डिसाइड करिए। इस देश में जो गरीब की आवाज उठाएगा, मैं गारंटी देता हूँ पैसे वाला बंदा, चाहे वो केजरीवाल जी हो झाड़ू वाले, चाहे वो कोई भी नेता हो, कोई भी गरीब की आवाज उठाएगा वो 1-2 साल में एमएलए, एमपी, मिनिस्टर और क्या क्या जाता है। ठीक है, आपको आई थिंक मजा आ रहा होगा सुनने में, थोड़ा सार्केस्टिक में पढ़ा रहा हूँ मैं। तो आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। 1954 में एनईएफए वाज क्रिएटेड। अब ये एनईएफए बनाया किसने था, बनाया था हमारे नेहरू जी ने बनाया था, है ना। याद दिला दूं मैं आपको, एनईएफए क्या था। ये एनईएफए नेहरू जी ने बनाया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और इसी की वजह से तो सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, नागालैंड में, मिजोरम में, आसाम में। अब बारी है हिमाचल प्रदेश की। अब यहाँ 72 में आग लगी। अब एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं ना, वो देखा वहां का फायदा मिला, अबे यार बढ़िया है, इनसे फायदा हमको मिला, अब इनसे सब एक दूसरे को देख के इंस्पायर हो रहे हैं, है ना, सबको लीडर बनना है। अब प्रॉब्लम होगी, देखते हैं। इट बिगेन टू बी कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बनाया गया, नया प्रदेश 20 को। इट गॉट द स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूट स्टेट, संवैधानिक राज्य का इसको दर्जा दिया गया। During the period from 1960 to 2000, Northeast India has progressed towards a more mature democracy. अभी 1960 से लेके 2000 तक नॉर्थ ईस्ट में काफी डेमोक्रेसी आ चुकी है, लोग अपने लीडर चुनते हैं। जो कुछ प्रॉब्लम थी अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे ज्यादा मेंशन नहीं किया उस प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, लेकिन वहाँ पे तवांग अवांग का चाइनीज कन्फ्लिक्ट हमारा काफी हुआ है, क्योंकि अरुणाचल का बॉर्डर चाइना के साथ काफी लगता है, और कई सारी लोकल प्रॉब्लम हुई, इंसर्जेंसी थोड़ी बहुत हुई सभी राज्यों में, नॉर्थ में लगभग। लेकिन 1960 से लेकर 2000 तक धीरे धीरे डेमोक्रेसी मेंटेन हो गई। अब लोग अपने लीडर चुनते हैं, उनको लगता है कि हाँ उनके लोग गवर्नमेंट में हैं तो ये देश उनका है, ठीक है। महाराष्ट्र में मराठी लोग लीड करेंगे, गुजरात में गुजराती लोग लीड करेंगे, हरियाणा में हरियाणा के लोग सीएम बनेंगे तो चलेगा, उनको अच्छा लगेगा।
लेकिन अब कहो कि किसी दूसरे स्टेट का आदमी वहाँ सीएम बना दो, तब तो लोग नाराज हो जाएंगे। तो लोगों को उनका प्रतिनिधित्व चाहिए। द पीपल दे वांट देयर ओन रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। If they see their own people there in the government, they consider it's my country, it's my state at home. They are not scared then after it. Okay, चलो बात करते हैं नक्सलिज्म। अभी नक्सलिज्म ये तो सब स्टेट की कहानियां हुई, नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम हुई, इसके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ देश के लिए, वो था नक्सलिज्म। अभी हमने काफी हद तक इसको कंट्रोल कर दिया है। आप कह लीजिए कि 5% से 10% के बीच में बचा है, बाकी हमने इसको बहुत कंट्रोल किया। इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि ये इंडिया के लगभग 8 से 10 स्टेट में फैल गया था। उड़ीसा, बंगाल, बिहार, यूपी के सदर्न यूपी तक भी पहुंच रहा था, यानी मेरे यूपी के बिहार के बॉर्डर के नजदीक तक आ गया था नक्सलिज्म। इतने हालात बढ़ते जा रहे थे, और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाता, हो सकता है नक्सलिज्म पूरे देश में फैल जाता है। ये क्या है? ये कम्युनिस्ट लोग, और ये कम्युनिस्ट वो डेमोक्रेसी वाले कम्युनिस्ट नहीं, ये वो कम्युनिस्ट हैं जो सबको मार देना चाहते हैं और सब जगह लाल सलाम बनाना चाहते हैं, जिनका कहना है सबको इक्वलिटी दे दो, माने सबके पास एक जैसे घर, एक जैसी साइकिल, एक जैसे कपड़े, सब। ये पॉसिबल नहीं है, भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, पेड़ पौधे एक जैसे नहीं है। absolute equality which is it is not possible at all. Absolute equality is not possible at all. Absolute equality हो ही नहीं सकती। और ये क्या करते हैं, इनका कहना है पैसे वालों को मार दो, जमींदारों को मार दो, जो भी पैसे वाला उसको मार दो, और उसकी प्रॉपर्टी को गरीब लोगों में बांट दो। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये कितना वायलेंट है। आप सबको मारते चले जा रहे हो, वायलेंस कर रहे हो, और सबको एक जैसा कर रहे हो। तो शुरू में लोगों ने इसका बहुत साथ दिया, फिर लोगों को समझ में आया अरे यार राक्षस बन रहे हैं इसके चक्कर में। क्योंकि भाई आप किसी को मारते चले जा रहे हैं, किसी को हाथ काट रहे हैं, किसी का सर काट रहे हैं, तो आप पिशाच हो गए, राक्षस हो गए। तो आप में और फिर राक्षसों में क्या फर्क रह गया? तो नक्सलाइज मूवमेंट विचार तो कुछ हद तक ठीक था कि गरीबों को अधिकार मिले, सबको लैंड मिले, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रुके, लेकिन वो वायलेंट होता चला गया, और इतना वायलेंट हो गया कि उनके लिए हर पैसे वाला, जिसका थोड़ा सा भी, आप और मेरे से लोग भी उनके लिए पैसे वाले हैं। गरीब आदमी कौन? जिसके घर में जॉब पर पड़ा हो, झोपड़ी हो, वो उनके लिए गरीब है, बाकी सब उनके लिए अमीर हैं। और फिर से आप एक बात में नोट आप करिए, जिसने भी गरीब की वकालत की वो क्या हो गया? पैसे वाला हो गया। तो जितने नक्सलाइज लीडर थे ये सब करोड़पति अरबपति बन गए। क्यों? चाइना से पैसा, पाकिस्तान से पैसा, अमेरिका से हथियार, वहां से हथियार। सारे कंट्रीज जो इंडिया के उस समय कुछ विरोध में थे, कुछ जोग्राफिकल चेंजेस लाना चाहते थे, मिलिट्री स्ट्रेटेजी एडवांटेज लेना चाहते थे, उन सब ने नक्सलाइज की मदद की है अगेंस्ट इंडिया। उनको मिला फॉरेन फंड, उनको मिला फॉरेन एड, उनको मिला फॉरेन वेपन, और उन्होंने क्या किया? उससे आतंक मचाया। और एक कहानी शुरू हुई नक्सलवाड़ी विलेज बंगाल से, और फिर वो नक्सलाइज रिबेलियन बन गया, एक इंसर्जेंसी, विद्रोह, देशद्रोह, राजद्रोह देश के खिलाफ। और ये सब हथियार बंद लोग थे। वो गवर्नमेंट के पैरेलल सिस्टम, उनकी खुद की पुलिस, उनकी आर्मी, उनकी अदालत गांव में लगती। अच्छा ये जमींदार जी हैं, इन्होंने ऐसा किया, हाथ काट दो इसके। मतलब एक वैसे तालिबानी एक तरह से आप कह सकते हो, एक जैसे आईसिस एक तरह से है, तो एक तरह से ये इंडियन आईसिस आप कह सकते हो। नक्सलाइज मूवमेंट एक तरह से कम्युनिस्ट वायलेंट पीपल का था, और दे वर नॉट लाइकिंग एनी रिच पर्सन। ये गलत है। सबके पास बुद्धि अलग है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सबने अपनी अपनी मेहनत काबिलियत से पैसा बनाओ। सबके लिए अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए। फिर तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना अपने आप को ऊपर लेके जाता है। इसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी है। इनका कहना नहीं हमें चाइना बनाना है इंडिया को। कुछ लोग से वाले रहेंगे, बाकी सब एक जैसे रहेंगे। सबके पास कोई डॉक्टर है जी, सबकी तनख्वाह एक जैसी, सबकी तनख्वाह 15,000 रुपये सबकी तनख्वाह 15,000 रुपये। 5,000 में खाओ, 5,000 बचाओ, 5,000 में बच्चों को पढ़ाओ। बस ऐसी कल्पना समाज की, जिसमें आप पूरी सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हो लोगों की। मुझे इनका आइडिया बिल्कुल समझ में नहीं आता है। इट वॉज अ मैडनेस, एक पागलपन था, जिसमें कई लोग चलते चले गए। और बाद में उनको भी समझ में आया कि यार हम तो क्या दैत्य बन गए, लोगों को मार रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं इनोसेंट लोगों को। तो कई लोग वापस भी आ गए। अभी ये प्रॉब्लम लगभग कंट्रोल हो चुकी है।